बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले आपके सामने तकरीबन 5 असबाक का बयान हो चुका। आज सबक नंबर 6 है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले सबक के अंदर आपके सामने बयान चल रहा था कि कंपनीज की कितनी किस्में हुआ करती हैं और किन किस्मों के अंदर कितना रिस्क हुआ करता है वगैरह वगैरह। कंपनी की छानबीन और उसको जांचने परखने का और उसकी स्क्रीनिंग का क्या तरीका होता है वो आपके सामने इसका बयान क्या है चल रहा था। अब वो सिलसिला को आगे बढ़ाया जाता है। आपको मालूम होगा कि जब आपने तय कर लिया कि ये लार्ज है, ये मिड है और ये क्या है, स्मॉल कैप है, जब ये सारी चीजें आप तय कर लेते हैं तो आपके सामने एक ग्रुप बन करके आ जाना, फिर उसमें अब और मजीद चीजें हम टाइट करते हुए चले जाते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर दो किस्म के तज्जिए और दो किस्म के एनालिसिस बहुत मशहूर हैं। एक पूरी तज्जिए और पूरे मार्केट का खुलासा निचोड़ इन्हीं दोनों किस्मों के ऊपर टिका हुआ है। सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है बुनियादी तज्जिया और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है तकनीकी तज्जिया। बुनियादी तज्जिया और तकनीकी तज्जिया, इनको आसान उर्दू जुबान के अंदर मैं आपके सामने अगर रखूं तो मसला ये निकलेगा कि फंडामेंटल किसी कंपनी की माली हालत का तज्जिया करना। आप यूं कह सकते हैं फंडामेंटल किसी कंपनी की माली हालत वगैरह का तज्जिया करना कि कंपनी कितना नफा कमा रही, कितना नुकसान उठा रही, कितना कर्ज है, कितना सूद है, और क्या कहते हैं कितना ये है, कितना खर्चा है, कितना क्या है, कितना माल बिक रहा है, कितना प्रॉफिट है, और कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के लीडर कौन है, इनका मिशन क्या है, यानी वगैरह वगैरह कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ना, ये कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस। और इसी तरीके से एक और होता है एनालिसिस को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। यानी कंपनी आप जब क्या बोलते हैं स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर ऐसे कैंडल नजर आता है, ऐसे ऐसे मूविंग एवरेज और ऐसी डंडियां, बहुत सारी कुछ चीजें नजर आती हैं। तो उस चार्ट को पढ़ना, उस चार्ट को समझना और उसको सीखना, इसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। और मैं बहुत सिंपल जुबान के अंदर बिल्कुल खुले लफ्जों के अंदर अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल एनालिसिस यानी कोई अच्छा शेयर कैसे मुंतखब करें, ये चीज हम देखने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। एक अच्छा शेयर हम कैसे मुंतखब करें, मेरे पास 100 शेयर ऐसे 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 रखे हुए हैं, तो किस बेस के ऊपर हम इस शेयर को तय कर लेंगे और इन तमाम को रद्द कर देंगे, ये हमें देखने के लिए हमको फंडामेंटल एनालिसिस यानी बुनियादी तज्जिया करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर मान लो ये शेयर हमने तय कर लिया कि ये शेयर हमको पसंद आ गया है। तो अब ये शेयर देखिए, इतनी तरतीब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन फिर भी जब लोग ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि कोई जुगाड़ बताइए, ऐसे सवाल आएंगे, कोई जुगाड़ बताइए इसमें काम करने का, तो भैया सबक क्या चल रहा है? फिर कोई जुगाड़ अगर हम बता दें तो सबक क्या चल रहा है ये, हजरत इसमें काम कैसे करेंगे, तो भैया सबक में क्या चल रहा है वही सब चल रहा है। हजरत शेयर कैसे चुनेंगे, तो भैया सबक में क्या चल रहा है, कुछ इधर उधर की चीजें थोड़ी ना, कॉमेडी थोड़ी ना चल रही है, वही सब चीजें चल रही ना। आप ये समझते हैं कि एक शेयर ऐसे 100 शेयर की लिस्ट हो, हजरत बता दे कि ये वाला शेयर खरीद लो, हम समझते हैं यही लोग चाहते हैं अक्सर। 200 शेयर की लिस्ट है, ये वाला खरीद लो, जाके ये वाला खरीद, ये लोग चाहते हैं, हम समझ रहे हैं जो लोग ये पूछते हैं। इसको पढ़ने की, समझने की और खुद को है खजाने से निकालने की कोशिश करिए, सीखिए। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस से क्या होता है, यानी एक अच्छा शेयर हमको मिल जाएगा। अब जब ये जुमला मैंने बोल दिया तो आप समझ जाइए कि आगे के जो रास्ते हैं इनकी इनकी बेस के ऊपर हम एक अच्छा शेयर तलाश कर सकते हैं। एक अच्छा शेयर हमको मिल जाएगा। तो अच्छा शेयर हमको तो मिल जाएगा कि चलो कंपनी की माली हालत वगैरह वगैरह सब ठीक है, अच्छा शेयर है, कंपनी मजबूत है। तो क्या उस शेयर को जाते ही खरीद लेंगे? अब उसमें अच्छा मौका कब बनता है, यानी ये अभी ऊपर गया हुआ नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये तमाम चीजों को, कैंडल क्या कह रही है, कैंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों को पढ़ना कि इसमें कब हम बैठ सकते हैं और कब यहाँ से निकल सकते हैं, शेयर से कब एंट्री कर सकते हैं, कब एग्जिट कर सकते हैं, ये समझने के लिए फिर हमको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो पूरे शेयर मार्केट की कहानी दो ही चीजों पर, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। पहले आप फंडामेंटल वगैरह देख करके तय कर लेते हैं कि इस गाड़ी में बैठना है कि नहीं बैठना है, और जब ये तय कर लेंगे तो और फिर टेक्निकल तय करते हैं। यानी वही चीज है कि मिसाल के तौर पर एक नई मिसाल मैं देता हूँ कि मसलन आपको शादी अपनी देखनी है, आपको अपनी क्या करनी है, शादी देखनी है। आपने तकरीबन 50 घराने के अंदर देखने के लिए गए, लड़कियां देखने के लिए, जो कि आजकल यही चल ही रहा है भाई। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, गरीबों पर जुल्म है ये। 50 घर के अंदर आप लड़कियों को देखने के लिए गए, ठीक है, या 50 घरों से लड़कियां आपको देखने के लिए आई, चलिए बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, ये वो है कि फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा है।
कि उसका घर बार कैसा है, उसका 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 दीनी माहौल कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। और इसको एक लफ्ज से मैं ताबीर करता हूँ, हालांकि ये लफ्ज मिन कुल्लिल वजूह तशबीह नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि पूरा सिंपल, गोया कि यूं आप देख सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है, यूं आप सिंपल से कह सकते हैं। हालांकि ये मैं कंपनी से तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंपनी का चूंकि बयान चल रहा है समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं लड़की कैसी है या लड़का कैसा है, इसको देखने के लिए इतनी चीजें देखते हैं। उसके अब्बा का मिजाज कैसा है, अब्बा क्या करते हैं, भाई क्या करता है, बहनें क्या करती हैं, खानदान कैसा है, रिश्तेदार कैसे हैं, दीन कैसा है, दुनिया की सारी चीज देखते हैं। ऐसे ही कंपनी कैसी है, वगैरह वगैरह। अब आपको लड़की पसंद आ गई, अब आपको लड़की पसंद आ गई, तो फिर आप तय करते हैं कि अब जो है निकाह किस दिन होना है। निकाह की तारीख आप क्या करते हैं, तय करते हैं कि निकाह किस दिन होना है, और निकाह किस दिन होना है, फिर रुखसती किस दिन होनी है, सब चीजें तय करते हैं। तो ऐसे ही शेयर में भी होता है, बहुत सारे शेयर आपको नजर आएंगे, आप जा करके देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो आप तय कर लेंगे कि ये वाला मुझे पसंद आ गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक ही पसंद करना, हालांकि उसमें तो चार ही तक इजाजत है, यहाँ पर चार की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा भी पसंद कर सकते हैं। और एक को पसंद किया, वहां पर तलाक तो एक ना है, समझ लीजिए कि एक मबगूज चीज है, लेकिन यहाँ पर तलाक बहुत पसंदीदा चीज है इस बयान के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। एक शेयर खराब हो गया, हटाओ उसको, फेंको, चिपक करके बैठे नहीं रहना उससे। मजमारी की नहीं समझ, ऐसा नहीं कि वो आपकी बीवी, उसको पकड़ के बैठे रहो कि नहीं बस बैठे रहो यहाँ पर और उसको छोड़ना नहीं है। खराब हो गया, निकालो उसको लिस्ट से अपने। आजमानी। तो एक मिसाल और मैं दिया करता हूँ, आपके सामने बहुत सारे मदरसे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 मदरसे आपके सामने। कौन सा मदरसा आपके लिए अच्छा होगा, आप क्या करेंगे, सारे उसके उसूल ज़वाबित आप मंगवाएंगे, कायदे दाखिला भेजो दारुल देवन का, यहाँ की पढ़ाई कैसी, यहाँ के असातिज़ा कैसे, यहाँ का निसाब कैसा, यहाँ का रहन सहन कैसा, खाना पीना कैसा, किताबें कैसी, माहौल कैसा, सब कुछ पढ़ेंगे ना। फिर जाकर के तय कर लेंगे यार 100 मदरसों में से ये मदरसा मुझे पसंद आया है, और इस मदरसे के अंदर मैं अपने बच्चे को दाखिला दिलाऊंगा। ये फंडामेंटल एनालिसिस हुआ। ठीक है, मैं बहुत तशबीह देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आसान जुबान के अंदर, इतना कोई नहीं बताएगा, और अगर मेरा बताया हुआ ना समझ में आया तो भैया मुझे तो नहीं लगता है कि आप मार्केट से सीख पाएंगे। अगर मेरा बताया हुआ भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट सीख पाएंगे। ठीक है। और दूसरा, जब आप तय कर लिया कि इस मदरसे में एडमिशन लेना, मदरसा मुझे पसंद आ गया, तो अब किस वक्त लेना, क्या दरमियाने साल में जाकर के रबीउल अव्वल में जाकर के बैठ जाएंगे देवबंद के अंदर कि मुझे दाखिला दो, मार के भगा देंगे, कहेंगे एक टाइम होता है, तो अब इंतजार करेंगे आपको कि मौका आने दो, शव्वाल के अंदर दाखिला होगा, शव्वाल के अंदर जाके फार्म भरना, इसमें भी एक टाइम होता है, मौका देखते हैं। तो इसको हम देखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सवाल ये कि दोनों के अंदर ज्यादा कौन है में, देखिए, जो लोग बहुत लंबी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को खरीदते हैं, बहुत लंबी मुद्दत के लिए, यानी मिसालन 5 साल 7 साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल, तो उसके अंदर फंडामेंटल बहुत बेहतरीन होना चाहिए किसी भी कंपनी का, क्योंकि लॉन्ग टर्म लंबी मुद्दत तक वही घोड़ा टिक सकता है जो बेहतरीन ताकतवर जबरदस्त मजबूत हो। बाकी वक्ती तौर पर कोई भी घोड़ा घोड़ा जो है धूमधाम मचा सकता है, फिर थक करके गिर जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, खास तौर से ज्यादा मुफीद क्या फंडामेंटल है, और शॉर्ट टर्म के लिए यानी घोड़ा कमजोर होगा, फंडामेंटल कमजोर होगा, लेकिन वक्ती तौर पर 2 4 दिन के लिए वो धूम मचा देगा, वो शेयर बिल्कुल 10 15% भाग जाएगा, आप लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर नीचे आएगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए जो माहिरीन होते हैं टेक्निकल के, वो खराब भी शेयर होता है फंडामेंटली, तो शॉर्ट टर्म से वो फायदा उठा के उससे निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा मुफीद है, शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल ज्यादा वैल्यू रखता है। लेकिन हम लोग दोनों लेकर के चलते हैं, क्योंकि दोनों को देखने के अंदर, दोनों को समझने के अंदर आपका कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। तो उम्मीद है फंडामेंटल किसको कहते हैं, टेक्निकल किसको कहते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब धीरे धीरे मैं आपको इसकी तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर कुछ इस्तिलाहात है, मैं उन इस्तिलाहात का धीरे धीरे तारुफ कर रहा हूँ फंडामेंटल के सिलसिले में। देखिए, एक इस्तिलाह मार्केट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इसको हम कहते हैं MV। क्या बोलते हैं, MV, यानी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है उर्दू के अंदर आप कह लीजिए कीमत सूकिया, यानी किसी बाजार के अंदर एक चीज का रेट क्या चल रहा है, इसको कहा जाता है कीमत सूकिया। क्या बोलते हैं इसको, कीमत सूकिया बोलते हैं, यानी बाजारी कीमत। ठीक है, अच्छा। और एक होता है IV, क्या बोलते हैं, IV, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। आप इसको उर्दू के अंदर कह सकते हैं हकीकी कीमत हकीकिया, या हकीकी कीमत, क्या कह सकते हैं, कीमत हकीकिया या हकीकी कीमत। मिसाल के तौर पर, आपके पड़ोस में एक बकरा बिक रहा हो, कितने का, 10,000 का। किस मौसम में बिक रहा है, ये बकरा ईद के मौके पर, बकरा ईद से एक दिन पहले। तो आप कहेंगे यार ये बकरा तो है तो 10 ही हजार का है, तो 7 ही हजार का, बकरा ईद की वजह से 12 10 का बिक रहा है। यानी इसकी जो MV है, यानी जो असल वैल्यू है, इसकी सॉरी इसकी जो मार्केट वैल्यू वो 10,000 है, यानी मार्केट में भी मंडी में 10,000 का है। लेकिन MV सॉरी इसका IV यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, हकीकी वैल्यू, जो असल कीमत जो बननी चाहिए वो 7,000 बननी चाहिए। ये 2 दिन बाद इसका रेट गिर जाएगा, देख लेना है, कहते हैं हम लोग कि नहीं कहते हैं। सेम यही चीज यहाँ भी हुआ करती है। एक शेयर अगर 100 रुपए का है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो 100 ही रुपए का, आदमी देख करके बहुत सारी चीजें पढ़ करके अंदाजा लगाता है कि यार ये महंगा चल रहा है, थोड़ा इसको नीचे आने दो अभी।
समझ में आएंगे हमारी। इसी तरीके से मसलन एक जमीन की मैं मिसाल दिया करता हूँ कि एक जमीन अगर आपको 1 करोड़ रुपए की मिल रही, कितने की मिल रही, 1 करोड़ की मिल रही, 1 बीघा जमीन 1 करोड़ की मिल रही, कहाँ मिल रही, बगल में हॉस्पिटल है, बगल में स्टेशन है, बस स्टॉप है, पूरा डेवलपमेंट का एरिया है, पूरा आपको लगता है यार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, जमीन खरीद लो, रेट इसका बढ़ेगा, आप कहते कि नहीं कहते हैं? आप क्या कहेंगे, यार 1 करोड़ की मिल रही ना, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 करोड़ 20 लाख है, सस्ती मिल रही है, ले लेंगे आप। वही जमीन बंजर इलाके में मिल रही जहां ना आबादी ना कुछ वगैरह वगैरह, 100 साल के बाद वहां जाकर के डेवलप होगा, तो आप क्या करेंगे, उस जमीन को कहेंगे यार 1 करोड़ की मिल रही, 80 लाख इसका रेट है यार, 70 लाख रेट, 1 करोड़ ज्यादा मांग रहा है। बस माने कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जैसे हर चीज में हम अपनी चीजों में, एक होता है कीमत सुकिया, एक होता है कीमत हकीकिया, MV IV, ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी होता है। और माहिरीन का मानना है, IV का मतलब ये होता है कि इंटेंसिव, माहिरीन ये कहते हैं कि हमेशा आपको अंडर वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जाकर के बाजारी कीमत देखा और इन्वेस्टिंग कर दिया, बहुत सारी चीजों को हम पढ़ेंगे तो उसके बेस पर हमको अंदाजा हो जाता है कि ये शेयर महंगा चल रहा है कि नहीं। मसलन तजर्बा से हमको बहुत सारी चीजें मालूम हो जाया करेंगे, तो इसलिए किसी भी शेयर के अंदर इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी, कि उसकी हकीकी वैल्यू कितनी बननी चाहिए, कुछ महंगा लग रहा है या MV इसकी क्या चल रही है, बस हमारी इन सब चीजों को देखना जरूरी होता है। इसी तरीके से एक और इस्तेलाह मार्केट के अंदर होती है जिसको हम कहते हैं FV। क्या बोलते हैं? FV, यानी मार्केट फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कोई IPO आता है और वो IPO लॉन्च हो जाता है कि इस IPO का रेट 100 रुपये, मतलब IPO हो गया कि 1000 रुपये का शेयर जारी होगा IPO के बाद में। तो अब जब वो IPO जब शेयर बन गया 1000 रुपये का, तो अब मुझे बताइए, हर शेयर के पीछे एक फेस वैल्यू होती है जो आमतौर से आपको नजर आएगी 2 या 10, अक्सर ऐसे नजर आती है 2 या 10। ये फेस वैल्यू जो होती है ना, ये रजिस्टर के अंदर एक कीमत लिखी जाती है, जो हर शेयर के पीछे एक नंबर होता है, 10 का या 2 का। अब इस नंबर का पीछे हमारा ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, हमको ज्यादा पढ़ना नहीं पीछे, ये कंपनी के हिसाब किताब के लिए होता है, वो लोग अपना हिसाब किताब, ये मसलन अगर उनको जोड़ना जाना है, अगर एक एक शेयर का 1000 रुपये रेट हो, तो अगर 10 शेयर होंगे तो उनको जोड़ने में नंबर बड़ा लगेगा। अगर 10 शेयर का उनको हिसाब करना, तो 10 शेयर 1,000 के, 10,000 के, तो नंबर बड़ा लग रहा है। लेकिन यहाँ से अगर उनको जोड़ लेंगे कि एक शेयर के पीछे 1,000 रुपया है और इसकी वैल्यू 2 रुपया है या 10 रुपया, तो ये 100 ही रुपये में इसको समझ करके जोड़ लेंगे, यानी कुल मिलाकर के इससे हमको कोई ज्यादा वास्ता नहीं है, इससे कंपनी को ज्यादा वास्ता। बस ये समझना है कि कंपनी कभी कभी इनाम देती है, तो जो इनाम का जो ऐलान करती है परसेंटेज में, वो इसके परसेंटेज में नहीं होता। मसलन कंपनी ने कह दिया कि क्या बोलते हैं, 10% क्या बोलते हैं इनाम मिलेगा, तो अब सोचने लगा 1000 का 10%, 100 रुपया मिलना चाहिए, नहीं, बल्कि इसके हिसाब से वो ऐलान होता है कि अगर 10 नंबर है तो उसका 10% 1 रुपया बनेगा। इस हिसाब से इनाम का ऐलान कंपनी करती, वो हिसाब किताब और ऐलान और भेजना वो सब खुद ही कंपनी कर देती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमारी इसी तरीके से एक और इस्तेलाह शेयर मार्केट के अंदर इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं बोनस। क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। बोनस का मतलब होता है कि देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था डिविडेंड, यानी कंपनी का इनाम देना। तो कंपनी जो इनाम देती है वो दो शक्लों के अंदर दे सकती है। कभी वो पूरा पूरा शेयर आपको हदिया कर देगी, यानी आपके पास मसलन ऐलान कर देगी कि किसी के पास अगर 5 शेयर है, 5 शेयर के ऊपर 1 शेयर हदिया, या 10 शेयर के ऊपर 2 शेयर हदिया, ऐसे ऐलान कर देगी। तो एक शक्ल ये, और दूसरी शक्ल ये कि पैसे की शक्ल में, कि हर हर शेयर के ऊपर 10 रुपया इनाम, या हर हर शेयर के ऊपर 5 5 रुपया इनाम। ठीक है, तो दोनों शक्लें हैं। एक पैसे की शक्ल में तो उसको डिविडेंड कहते हैं, और शेयर के ऊपर शेयर की शक्ल में दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोनस। क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। इसी तरीके से एक और इस्तेलाह शेयर मार्केट के अंदर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं शेयर स्प्लिट। क्या बोलते हैं? शेयर स्प्लिट। अब स्प्लिट का क्या मतलब होता है? स्प्लिट का मतलब होता है शेयर को टुकड़े के अंदर बांट देना। देखिए, कभी कंपनी का शेयर बहुत महंगा हो जाता है, तो अब क्या होता है, हर आदमी की पहुंच के अंदर वो नहीं होता, तो कंपनी बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर खरीदो फरोख्त कर सके और कंपनी के अंदर में बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सके, लोगों की दिलचस्पी दिलचस्पी बढ़े, और ज्यादा लोगों को ट्रेड करवाने के लिए अपने शेयर के अंदर कंपनी उस शेयर को क्या कर देती, टुकड़ों के अंदर बांट देती। मसलन अगर एक MRF कंपनी है, उस कंपनी का अगर आप शेयर देखें तो इस वक्त उस कंपनी का शेयर 1.5 लाख का है। कितने का है? 1.5 लाख का है। अब इस 1.5 लाख का जो शेयर है कंपनी का, अब हम लोग के पास अगर MRF कंपनी के शेयर खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते बहुत से लोग। क्यों? 1.5 लाख रुपए उनके पास नहीं, लेकिन खरीदने की तमन्ना है, तो कैसे खरीदेंगे? ये एक वक्त था कि ये 10 5 रुपए का शेयर था, आज 1.5 लाख का एक शेयर है। उस वक्त जिन लोगों ने खरीद लिया था वो आज अरबों खरबों पति हैं। पास हमारी कि नहीं हमारी? अच्छा, तो अब मुझे बताइए, कंपनी क्या करे, कह दे कि इस शेयर को मैं 150 टुकड़ों में स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में बांट देना। तो क्या कह दे 1 1 हजार रुपए के 150 शेयर मैंने बना दिए, 150 हजार हुआ ना, तो 1 1 हजार रुपए के 150 शेयर बना दिए। तो इस तरीके से अब बहुत सारे ऐसे गरीब और गुरबा होंगे जो 1000 रुपए के एक शेयर खरीद लेंगे। तो इसमें होता क्या कि अगर आपके खाते के अंदर मसलन एक शेयर 1.5 लाख का पड़ा हुआ है, तो कंपनी ने ऐलान कर दिया कि मैं शेयर स्प्लिट करता हूँ। तो जो सेटलमेंट का रूल है, यानी 2 दिन, 2 दिन के बाद आप देखेंगे, तो जितने में स्प्लिट किया होगा उसके हिसाब से पैसे का ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी 1.5 लाख रुपया आपका 1.5 लाख रुपया ही रहेगा।
लेकिन कंपनी ने इसको 150 टुकड़ों में बांट दिया, तो पहले आपका एक शेयर आपके खाते में था 1.5 लाख का, अभी अगर उसको बांट दिया, उसने टुकड़ों में तकसीम कर दिया, तो वही 150 शेयर आपको नजर आएंगे 1,000 रुपए के, लेकिन पैसे का हिसाब वही जाकर के निकलेगा जो उसका है। तो घबराने की बात नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे किसी कंपनी का स्प्लिट हो जाता है, मसलन क्या होता है, 1,000 रुपए का शेयर है, अब किसी आदमी के पास में एक शेयर 1,000 रुपए का पड़ा हुआ, अगले दिन वो देखेगा एकदम से ना कि उसका एक शेयर 200 रुपए का बाकी बचा, अब वो घबरा जाता है कि यार 800 रुपए का लॉस हो गया क्या इसके अंदर। तो लॉस नहीं होता है, वो अगले दिन वो सेट हो जाता है। यानी सेट होने का मतलब ये कि अगर इसको 5 टुकड़ों में बांटा होगा तो अभी आपके 5 शेयर नजर आएंगे, पहले एक था 5 नजर आएंगे, और पहले 1,000 था लेकिन ये अब 200 में नजर आएगा। दोनों का हिसाब किताब निकालेंगे तो रुपया उतना ही नजर आएगा आपको। तो इसलिए कभी शेयर स्प्लिट के ऊपर आपको घबरा नहीं जाना है। ये क्या होता है, कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, जोड़ने के लिए चीज की जाती है। अब आगे की कुछ जो इस्तेलाहात आ रही हैं वो फंडामेंट, ये तो कम जरूरी इस्तेलाहात थी, कोई खास नहीं थी, लेकिन अब जो इस्तेलाहात यहाँ से शुरू हो रही हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस की जान है, जिगर है, दिल का टुकड़ा है। इनको अगर आप नहीं समझेंगे, अब यहाँ से कल तक का जो सबक होगा ना, बड़ा अहम है फंडामेंटल के लिहाज से, बड़ा अहम है वो फंडामेंटल के लिहाज से। देखिए, एक इस्तेलाह है जिसको हम बोलते हैं ROCE, और एक इस्तेलाह जिसको हम बोलते हैं ROE। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत आसान जुबान के अंदर अगर मैं कहूँ समझाने के लिए, तो पहले ROCE आप समझिए। देखिए, कंपनी ने मिसाल के तौर पर 100 रुपया की लागत से इन्वेस्टमेंट कर रखा, कंपनी ने कितने रुपए का, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा। 100 रुपये में मसलन कंपनी ने 50 रुपया अपना लगा रखा, कंपनी के लोगों ने 25 रुपया कंपनी ने कर्जा ले रखा है, और 25 रुपया कंपनी ने शेयर बेच करके लोगों से ले रखे हैं। तो कितने लोग हो गए इसके अंदर, 3 लोग, कंपनी के बानी लोग और कंपनी के क्या बोलते हैं कर्जा जो उसने ले रखा, दूसरा हिस्सा ये हो गया। तीसरा हिस्सा जो उसने शेयर बेच रखा, अब इसमें FI DI आम आदमी सब इसमें सब दाखिल हो गए शेयर बेचने के, शेयर वाले के अंदर। तो 3 किस्म का पैसा लगा होता है कंपनी के माल के अंदर। तो इस पूरे माल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी की कुल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना नफा कंपनी कमा रही, उसको हम बोलते हैं ROCE। क्या बोलते हैं, ROCE। तो याद रखिए, किसी भी कंपनी के लिए जरूरी कि उसका ROCE का नंबर ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, किसी भी कंपनी के लिए अच्छी होने के लिए जरूरी ये है कि उसका ROCE का नंबर 15 से 20 तो होना ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर 20 से 30 हो तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 20 से 30 हो तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। बात हमारी कि हमारी, क्यों, इसलिए कि मुझे ये बताइए, एक कंपनी है जो 100 रुपया खर्च कर रही है, वो 100 रुपये में से 30 रुपया जब कमाएगी, 25 रुपया जब कमाएगी, तो उसमें से उसका कुछ खर्चा, कुछ टैक्स टैक्स वगैरह सब निकाल निकाल के 15-20 रुपये उसको प्रॉफिट जाके बचेगा, तो आपको उसमें से कुछ मिलेगा ना। एक कंपनी है जिसका ROCE 5 आ रहा है, तो मुझे ये बताइए आपको क्या देगी वो। आप मुझे 100 रुपया दें, मेरी दुकान चल रही, मैं आपसे कहूँ मुझे आप 100 रुपया दो और मैं लगाऊंगा पैसा, और इसमें से क्या है 20% क्या बोलते हैं, इसमें से आपको मैं क्या बोलते हैं, मसलन जितना होगा उसका मैं 5% आपको दूंगा और 10% मैं रखूंगा, एक मिसाल में देता हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 ही % कमा रहा हूँ तो आप कहेंगे यार ये बंदा इतना कम कमा रहा है, इसको हम क्यों देंगे पैसा। एक दूसरा बंदा है जो बहुत माहिर आदमी, वो 30 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया खर्च करता है तो उस पर 30 कमाई करता है, लिहाजा उसको हम पैसा देंगे। तो किसी भी कंपनी के लिए 15 से 20 ROCE, या फिर 15 से 20 से 30 तो होना ही होना चाहिए। यानी मतलब 20 तक तो अच्छा है, लेकिन 30 तक बहुत अच्छा माना जाता है, लिहाजा ये नंबर इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 10, 5, 7, 8 ऐसे ROCE हो तो उससे एहतराज करना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से एक और होता है ROE। क्या होता है, ROE होता है, हमारी की बारी। ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी मैंने आपको बताया था कि 50 रुपया कंपनी के लोगों को, 25 रुपया शेयर होल्डर का, और 25 रुपया कर्जे का, कुल मजमुए पर जो कमाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ROCE। लेकिन इसको नजरअंदाज करिए, बल्कि शेयर होल्डर के पैसे के ऊपर जो कंपनी कमाई कर रही है उसको हम बोलते हैं ROE। क्या बोलेंगे, ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने आपको बताया था इक्विटी और शेयर एक ही चीज होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसे पर कमाया गया पैसा, नफा कितना बन रहा है। तो याद रखिए, ये भी कंपनी का कम से कम 15 से 20 होना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 से 20 होना ही होना चाहिए। और बाकी अगर 20 से लेकर के 30 के दरमियान में तो बहुत अच्छा माना जा सकता है, 30 तक बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों, कंपनी वही चीज, मिसाल की कंपनी आपसे पैसा ले रही तो उसका इस्तेमाल सही कर भी रही है कि नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर सही इस्तेमाल ना करे तो फिर ऐसी कंपनी को हम पैसा दे करके क्या ही करेंगे। तो ये 2 नंबर बड़े अहम नंबर है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। अब देखिए, रट्टू तोता ना बनिए, अब चीजों को देखिए, पहले मैंने रटा दिया नंबर, लेकिन अब चीजों को समझिए। और
अब ऐसा नहीं अंधे बन करके काम करने लग जाएं कि भाई आप 20 से 30, 15 से 30 देख लें, नहीं, इसको आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं। यानी उसके उसके जो सेक्टर का बयान इंशाल्लाह कल आएगा, उसके जो ग्रुप की यानी उसके जो शोबे की, मसलन मेडिकल लाइन की कंपनी है तो उसके मेडिकल लाइन की जितनी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को हम कुछ को देखेंगे तो देखेंगे उन तमाम कंपनियों का उसका जो सेक्टर का आरओई है वो क्या है, 30 आ रहा है। ठीक है, और इसका आ रहा है 20, तो एक तरह से कहेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनके हिसाब से इसका नंबर कम आ रहा है। ठीक है, या आप दो कंपनियों को आप तीन कंपनियों को आप कंपेयर किया, चार कंपनियों को, एक का आरओई 15 है, एक का 20 है, एक का 25 है, एक का 30 है। यकीनी तौर पर कि आरओसी के हिसाब से या आरओई के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ये वाली कंपनी बेस्ट रहेगी, ये वाली इनके मुकाबले में कमजोर रहेंगी। बस हमारी क्यों, लेकिन सिर्फ आरओसी आरओईसी देख करके हम लोग नहीं खरीद लेते हैं। मसलन बहुत सारी चीजें आनी, सभी को हमें पढ़ना है, तो ज्यादा नंबरात हमारे हक में होने चाहिए फंडामेंटल के अंदर। बस हमारी में तो ये उम्मीद है आरओई और आरओसी आपको समझ में आ गया होगा। एक और इस्तेलाह शेयर मार्केट के अंदर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पीई रेशियो। क्या बोलते हैं? पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग, यानी इसको सिंपल जुबान के अंदर अगर मैं कहूं तो किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी के 1 रुपये को कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक चीज समझिए, हम लोग ये समझते हैं, देखिए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अभी रुक जाइए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो एक चीज समझ लीजिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होना ज्यादा अच्छा माना जाता है। कम होना अच्छा माना जाता है, क्यों? مثلا आप देखिए, एक कंपनी, दो कंपनियों को अगर आप रखें तो एक कंपनी का पी रेशियो आ रहा है कितना, 5, और एक का पी रेशियो आ रहा है, देखो, यानी इस कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो हम 5 रुपया देंगे, और इस कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो 10 रुपया लग रहा है। बस में अब इसी से हिसाब किताब कर लीजिए कि अगर इस कंपनी में हमको 10 रुपया कमाना है तो इसमें हमको 100 रुपया लगाना पड़ रहा है। इस कंपनी में अगर हमको 10 रुपया कमाना पड़ा तो हमको 50 रुपया सिर्फ लगाना पड़ रहा है। तो जाहिर है जिसमें कम खर्चा लगेगा वो ज्यादा अच्छी, कि जिसमें कम ज्यादा ज्यादा खर्चा लगेगा वो ज्यादा अच्छी? जाहिर सी बात है, जिसमें कम खर्चा अच्छा लगेगा वो ज्यादा अच्छी मानी जा सकती है। हम लोग एक गलत फहमी में दूर कर रहा हूँ आपकी, हम लोग ये समझते हैं कि कोई कंपनी सस्ती या मद्दी जो होती है उसका जो मैयार है हम लोगों के नजदीक बड़ा गलत मैयार है। इस चीज को आप समझिएगा। हम लोगों के आमतौर से मैयार क्या है? मैयार ये है कि हम कंपनी की जाहिरी कीमत को देख करके ये अंदाजा लगाते हैं कि ये शेयर सस्ता है कि महंगा। सबसे बड़ी गलत फहमी है, इस चीज को आप समझ लीजिए। हम लोग देखते हैं क्या कि एक शेयर 1,000 रुपए का, अक्सर ये गलत फहमी, बिगनर अक्सर ये गलत फहमी में मुब्तला होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि एक शेयर 1,000 रुपए का, तो अरे यार 1,000 रुपए का शेयर इतना महंगा हो गया। और एक शेयर हम समझते हैं 5 रुपए का है, अरे ये बड़ा अच्छा शेयर, बड़ा सस्ता शेयर, ये 1,000 रुपए का शेयर है और ये 5 रुपए का शेयर, अरे यार ये शेयर इतना महंगा है, ये शेयर इतना सस्ता है, वाह तो बड़ा अच्छा है, लाओ इस वाले को खरीदते हैं, अभी 5 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का हो जाएगा शाम तक। सबसे बड़ी गलत, कयामत तक नहीं होगा भाई, मतलब कयामत तक ना होने से मुराद है, ऐसा कैसे हो जाएगा शाम तक? भाई ये जो 5 रुपए का नजर आ रहा है तो क्या मतलब है आपका, कि अगर शाम तक 10 का हो जाए तो मतलब शाम तक कंपनी डबल हो गई? बस में, वो तो टुकड़े टुकड़े में बांट रखा उसने, 5 रुपए का शेयर, 1,000 रुपए का शेयर, इसने बड़े टुकड़े बना रखे हैं, इसने छोटे टुकड़े बना रखे हैं। तो इससे सस्ता है मद्दा होने के में यार थोड़ी ना हो गया मेरे भाई। मुझे आप बताओ, मेरे पास में 10 किलो कुर्बानी का गोश्त हिस्से में आया, आपके पास में भी 10 किलो आया, आपने एक एक किलो के 10 हिस्से लगा दिए, एक एक किलो के यानी 1,000 ग्राम के 10 हिस्से लगा दिए। और मैंने क्या किया, 100 100 ग्राम के, मैंने क्या किया, 100 100 ग्राम के बहुत सारे पैकेट बना लिए। यानी आपने एक एक किलो के 10 ही पैकेट तैयार किए, 10 ही हिस्से तैयार किए, मैंने छोटे छोटे पैकेट बहुत सारे तैयार करे। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या इसमें फर्क आ गया? 10 किलो गोश्तवा आपके पास भी, 10 किलो गोश्तवा मेरे पास भी है, उसी को बांटेंगे। हमने छोटे छोटे हिस्से बनाए तो देखने के अंदर क्या लग रहा है कि ये गरीब आदमी आज 100 100 ग्राम गोश्त बांट रहा है यार। अबे भाई, 10 10 किलो मेरे पास भी मौजूद है, मैंने हिस्से छोटे बनाए हैं। और जिस ये एक एक किलो बकरे का गोश्त बांट रहा है, अरे यार ये तो बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा अमीर आदमी, क्योंकि एक एक किलो बकरे का गोश्त बांट रहा है। अब मुझे आप बताइए, ये मेयार है क्या तय करने का? नहीं। तो कहने का मकसद ये हुआ, कोई शेयर जो बनता है उसका मेयार ये नहीं है कि उस शेयर 1,000 रुपए का, एक 500 का सस्ता है, मैं मद्दा मेयार है, और शाम तक आप सोचने लगे 5 वाला शेयर 10 में हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। भाई जो 5 वाला शेयर है ना, वो वैसे ही चलता भी, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, ऐसे ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं ऊपर नीचे होगा। बात हमारी में, 1,000 वाला शेयर जो होगा वो 100 200 50 30 40 इस हिसाब से चलेगा, चलने की रफ्तार सबकी वही होती है। बात हमारी, 1,000 वाला शेयर आप खरीदेंगे तो 1,000 रुपए में एक खरीद लेंगे, लेकिन 5 रुपए वाला शेयर खरीदेंगे तो 1,000 रुपए में कई शेयर खरीद लेंगे। मतलब कितने खरीद लेंगे? हमें लगता है 500 खरीद लेंगे, जो भी हिसाब है जोड़ लीजिएगा।
तो उसी हिसाब से चलने घटने का मेयार होता है। तो सस्ते मध्य होने का जो मेयार है वो पीई रेशियो होता है। क्या होता है? पी रेशियो। यानी एक शेयर 1000 का है, एक शेयर 5 का है। अब एक इस शेयर का पीई मिसाल के तौर पर 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है पी रेशियो, और इसका पीई आ रहा है 30। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कौन सा शेयर सस्ता, कौन सा महंगा है? कौन सा शेयर सस्ता, कौन? अच्छा एक मिनट, इसका पी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। इसका पी आ रहा 5, यानी 1000 वाले शेयर का पी 5 है, और जिस जो शेयर 5 रुपए का उसका पी 10 है। तो मुझे आप बताइए, अगर मैं पूछूं कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा महंगा है, तो अगर कोई आंख बंद करके देखेगा तो कहेगा यार ये शेयर महंगा है, शेयर सस्ता। मैं कहूंगा ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है। क्यों? इसलिए कि 1000 वाले शेयर के अंदर अगर मुझे 1 रुपया कमाई करनी तो 5 रुपया देना पड़ रहा है। उस 1 रुपये के पीछे 5 रुपये का मटेरियल लग रहा है, हमारा खर्चा लग रहा है। और इस वाले शेयर के अंदर जो 5 रुपए का, उसमें अगर हमको 1 रुपया कमाना तो 10 रुपया हमारा खर्चा लग रहा है उसके पीछे का। तो जाहिर सी बात है कौन सी कंपनी अच्छी होगी? जाहिर सी बात है पीई वाली ज्यादा अच्छी होगी। यही वजह है कि जितना ज्यादा पीई कम होगा उतना ज्यादा माना जाता है कि ये शेयर सस्ता हो चुका है। जितना ज्यादा पीई कम होगा उतना ज्यादा शेयर सस्ता हो चुका है। बस हमारी कैसे हमारी ये मैं बहुत अच्छी तरीके से 3-4 मिसालों से घुमा फिरा करके समझाने की कोशिश की। खुदा करे मेरी बात समझ में आ जाए। बात हमारी कैसे हमारी। अच्छा, अब इसको हम कैसे देखेंगे? कितना पी होना चाहिए एग्जैक्ट, कोई नंबर पी का नहीं हमें देखना कि इतना पी। मिसाल देखिए, मैं आपसे पूछूं एक ऐसे, मैं बताऊं, एक लकीर मैंने खींची। मैंने कहा लकीर बताओ बड़ी की छोटी। अब कोई कहेगा बड़ी, कोई कहेगा छोटी, दोनों के जवाब गलत हैं। मैं कहूंगा अब बताओ ये लकीर बड़ी है कि छोटी। अब आप कहेंगे ये लकीर छोटी है, ये लकीर बड़ी है। तो हमेशा तकाबुल करना है, हमेशा तकाबुल करके देखना है पी रेशियो का। बस में किसका तकाबुल करना? पी रेशियो का तकाबुल करना। तकाबुल कैसे करना है? जिस सेक्टर की वो कंपनी होगी, जिस सेक्टर की यानी जिस शोबे की, यानी मेडिकल लाइन की, और क्या बोलते हैं खाने की जो लाइन होती है, इसी तरीके से जो बोलते हैं क्या बोलते हैं कोई मेटल लाइन की हो गई, सोना चांदी लाइन की हो गई, इसी तरीके से आप कह लीजिए कि गाड़ियों वाली लाइन की हो गई। यानी अब सेक्टर का बयान कराएगा तो जिस लाइन की वो कंपनी, उस लाइन का जो पूरा ग्रुप है, उनके ग्रुप वगैरह की कंपनियों को देखेंगे। इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, यानी शोबा जिसको हम बोलते हैं, उस शोबे की दीगर कंपनियों को आप देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये गाड़ियों की लाइन की कंपनी थी, ऑटो सेक्टर की कंपनी थी, तो आपने देखा सभी डंडियां इतनी इतनी बड़ी बड़ी ऑटो सेक्टर में। दो डंडियां एक इतनी बड़ी हो या कितनी बड़ी। तो अब मैं पूछूंगा कि ये डंडी बड़ी की छोटी, तो आप कहेंगे यार इसका पी इतना बड़ा, इसका पी इतना बड़ा, ये पी इससे छोटा, यानी ये सस्ता पड़ रहा है इन सब के मुकाबले। पूरे ग्रुप के महंगे, यानी ग्रुप से कम है तो सस्ता है। यार ये बड़ी बड़ी, यानी कि इसका पी इन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है ग्रुप से। एक और मिसाल आसान जुबान के अंदर दे करके खत्म करता हूँ। मिसाल के तौर पर दौरे हदीस के अंदर 100 तलबा पढ़ते हैं। मेरा नंबर आया, कितना नंबर आया? मेरा नंबर आया, औसत आया 80% नंबर आया। कितना नंबर आया? 80%। तो अब मुझे कंपेयर करना है कि मुफ्ती अफान का नंबर कम आया है कि ज्यादा आया। तो आप क्या करेंगे? दौरे हदीस के जो दूसरे बच्चे होंगे उनका नंबर देखेंगे। यार इस दौरे के अंदर अक्सरियत जो नंबर आए वो 75 हैं, 65 हैं, 57 है, 58 है, 62, 64, 68, 80। बहुत अच्छा नंबर पाया यार इन्होंने। 80 बहुत अच्छा नंबर। क्यों? पूरा ग्रुप इनसे नीचे है। बस हमारी और एवरेज तो नीचे ही ना, 80 नंबर अच्छा है इनका। अच्छा, अगर पूरे ग्रुप का नंबर 95 हो, 97, 93, 94, तो आप कहेंगे यार 80 नंबर इनका है, खराब नंबर आया हो। क्यों? एवरेज देखा, ग्रुप वालों का देखा तो है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ग्रुप दीगर शोबे की जो कंपनियां होंगी उनको आप देखेंगे, उनका पी अगर जाहिर सी बात है ज्यादा है, 50 है, देखिए उमूमी तौर पे नंबर अगर आपको देखना है तो 5, 10, 15 ये एक अच्छा पी माना जाता है। लेकिन मिसाल के तौर पर पूरे ग्रुप की कंपनियों का पी 80 आ रहा है और एक का पी 60 है। तो अब ये नहीं कि 5 मुफ्ती साहब ने कहा तो रट्टू तोता बन करके 5 को रट ले, नहीं। अब ये 80 के मुकाबले में 60 ऑटोमेटिक अच्छा हो गया ना। किसी दूसरे शोबे के अंदर आप गए, उस ग्रुप के अंदर आपने देखा किसी कंपनी का पी 30 है, और एक को पूरे ग्रुप की 30 आ रहा तकरीबन, और दूसरी कंपनियों को देखा तो 18 आ रहा है। अब इसके मुकाबले में ये अच्छी हो गई। अच्छा, किसी दूसरे ग्रुप के अंदर, शोबे के अंदर आप गए, उसके पूरे ग्रुप को आपने देखा, उसके पूरे ग्रुप का एवरेज पड़ रहा 10 और किसी का पड़ रहा 15। तो अब ये 10 के मुकाबले में भी 15 ज्यादा मान लिया जाएगा। तो हमें ये नहीं कहना कि ये उंगली बड़ी की छोटी, बगल वाले को देख करके हम बताएंगे कि ये उंगली बड़ी की छोटी है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पी कम से कम होना चाहिए, और उस शोबे की जो दीगर कंपनियां होंगी उनके तकाबुल से हम ये चीज अंदाजा करेंगे। इसकी मिसाल मैं एक और दिया करता हूँ जिसको दे करके मिसाल चलिए वो हटाइए, ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर बात। अच्छा दे ही देता हूँ। देखिए 1 kg तेल है, 1000 ग्राम इसमें है। कितना है? 1000 ग्राम। और कितने की बोतल पड़ रही है मुझे? 800 रुपये, यानी 1 किलो की बोतल। अच्छा, ये बोतल है 100 ग्राम की, जो आप ऑफर में देखते होंगे लगा रहता होगा। ये सब इसमें यही खेल होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। ये 100 रुपये की बोतल पड़ रही। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कौन सी बोतल सस्ती है? तो कोई बेचारा बच्चा रहेगा, कहेगा यार 100 रुपये की मिल रही तो सस्ती मिल रही। लेकिन मेरी नजर से देखोगे तो ये वाली बोतल सस्ती पड़ रही। क्यों?
इसलिए कि इसमें का हमको 100 ग्राम सिर्फ 80 रुपए का पड़ रहा है, और पूरा 1000 ग्राम 800 रुपए का पड़ रहा है। और इसका अगर 1000 ग्राम का हिसाब किताब लगाएं तो 1000 ग्राम हमको 100 ग्राम 100 रुपए का, यानी 1000 ग्राम 1000 रुपए का पड़ रहा है, तो 200 रुपये बोतल महंगी पड़ रही। लेकिन ऊपर की कीमत को देखेंगे तो सिर्फ ये वाली सस्ती लग रही, क्योंकि कीमत लिखा ना कि 100 रुपए की, 1000 रुपए की, अक्सर हम लोग देखते हैं। और नीचे अगर देखेंगे तो ये वाला सस्ता, सॉरी ये वाला 800 वाला सस्ता लग रहा है, भले से ये महंगा देखने में लग रहा है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, एक और रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, देखिए समझिएगा इसको। देखिए, कंपनी के पास में जो दो चीजें हुआ करती है, कंपनी दो चीजों का मजमुआ हुआ करती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? एसेट्स, और उर्दू के अंदर बोलते हैं असासा। यानी कंपनी की वो तमाम चीजें जिनके जरिए से, जिनके रास्ते से कंपनी के पास पैसा आए, कमाई करे, मशीन, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, शेयर, सब कुछ जिनके वास्ते से कंपनी के पास पैसा आए, उसको बोलेंगे एसेट्स। शेयर नहीं आएगा इसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। अच्छा, और जिन रास्तों से कंपनी के जेब से पैसा निकले, यानी मसलन लोगों की सैलरी हो गई, कर्जा हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सूद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, धमाका हो गया, धमाका हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, यानी कुल मिलाकर जहां से कंपनी के पास से पैसा निकले, यानी इसको आप कह सकते हैं जो मदरसे वाले रसीद के अंदर लिखते हैं आमदो अखराजात, यानी कहाँ कहाँ से आ रहा और किधर किधर जा रहा है, ये टोटल हिसाब किताब। तो जिधर जा रहा है उस टोटल को बोलेंगे लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। और इसको आप कर्जा भी कह सकते हैं, या इसको आप कर्जा के बजाय कह सकते हैं वाजिबुल अदा जिम्मेदारियां। क्या बोलते हैं? वाजिबुल अदा जिम्मेदारियां। और दूसरी चीज क्या? एसेट्स, यानी जिन रास्तों से कंपनी के पास पैसा आए। तो अब क्या हुआ? कंपनी कंपनी के पास में जितनी वाजिबुल अदा, मिसाल के तौर पर 100 रुपए उसकी कुल वैल्यू है, तो 100 रुपए में से 70 रुपए के पास उसके पास एसेट, जमीन जायदाद वगैरह सब कुछ है, और 30 रुपए उसके पास क्या है? ये सब, यानी वाजिबुल अदा जिम्मेदारियां। तो वाजिबुल अदा जिम्मेदारियों को माइनस करने के बाद में, वाजिबुल अदा जिम्मेदारियों को खत्म करने के बाद में, उनकी अदायगी करने के बाद में, निकालने के बाद में कंपनी का जो कुल माल बचता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको आसान जुबान के अंदर कह सकते हैं कि कंपनी अगर आज के आज बंद हो जाए, कंपनी अगर आज के आज बंद हो जाए, तो तमाम जिम्मेदारियों को खत्म करने के बाद में जो उसके पास बकाया बचता है उसको बोलते हैं जिम्मेदारी, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। और फिर यही शेयर होल्डर के ऊपर जाकर के तकसीम किया जाता है। यानी अगर शेयर होल्डर हमने ले रखा है, तो मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये का मेरा शेयर है, तो कंपनी आज बंद हो जाएगी तो 100 रुपया नहीं मिलेगा मुझे उस शेयर से, बल्कि अगर 100 के बजाय मैं 10 की मिसाल रखता हूँ ताकि समझ में आ सके, अगर 10 रुपये का शेयर मैंने ले रखा है, तो कंपनी अगर आज की आज बंद हो जाए तो क्या मुझे 10 रुपये कंपनी से मिल जाएगा? नहीं। 10 रुपए के शेयर के अंदर भाई 3 रुपया इधर तो हमारा लगेगा कि नहीं भाई? ऐसे थोड़ी ना कि जहां जहां कमाई हो रही वहां वहां आपका हिस्सा, और जहां जहां कंपनी को देना पड़ रहा वहां आपका हिस्सा नहीं, बल्कि 7 रुपये में, 10 रुपये में से आपके, सॉरी 10 रुपये में से आपका 3 रुपया इधर चला जाएगा, जो वाजिबुल अदा जिम्मेदारी है उसमें भी तो जाएगा, और 7 रुपया आपका इसमें जाएगा, तो वह आपको 7 रुपया मिलेगा। वह कि आपको 7 रुपये मिलेगा। चार दोस्त मिलकर के काम कर रहे हैं, चार दोस्त मिलकर के 1 लाख रुपए जमा किया, काम कर रहे हैं, 25-25 हजार रुपया सबने जमा किया। कल को अगर हम काम बंद कर दें, तो अगर 20 हजार रुपया कर्जा ले रखा तो चारों के हिस्से में बटेगा ना, क्योंकि अब काम बंद हो रहा है तो कर्जा निपटाएंगे तो चारों को, फिर बकिया माल अब तकसीम कर लेंगे कि चलो इतना बाकी बचा, आप तकसीम कर लो। तो अब ये बुक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जाहिर सी बात है बुक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, एक अच्छा मुस्बत पहलू माना जाता है। बुक वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, एक मुस्बत पहलू माना जाता है। क्यों? देखिए, एक कंपनी है, कंपेयर करता हूं मैं, एक कंपनी 250 रुपए का उसका शेयर है, इसका भी 250 रुपए का शेयर है। ठीक है, 250 के बजाय मैं सीधी मिसाल लेता हूँ ताकि समझ में आए, वरना कंफ्यूजिंग हो गई नंबर। 300 का ये शेयर है और 300 का ये शेयर है, चलिए सीधा नंबर लेता हूँ। इसका बुक वैल्यू आ रहा है 150, और इसका बुक वैल्यू आ रहा है 250। मतलब समझ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कल को ये कंपनी अगर बंद हो जाए ना, तो इसके 300 रुपये का जो पर शेयर हमको पड़ रहा है ना, 300 रुपये का जो शेयर है, इसमें से 150 रुपया दूसरी अदायगियों में चले जाएंगे, कर्जा में, वाजिबात में, जिम्मेदारियों में जो निकलना वो सब निकल जाएगा। सिर्फ 150 रुपया हमको मिलने वाला 300 में से। और इसका चूंकि 250 है बुक वैल्यू, यानी इसके पास जो कर्जा, ये जो दीगर जिम्मेदारी है, वो सिर्फ 50 रुपए की शक्ल में, बाकी इस 300 में से 250 रुपया हमको मिलेगा, सिर्फ 50 रुपये इधर उधर का जाएगा। बात हमारी कि नहीं हमारी? जाहिर बात है कौन सा अच्छा होगा? 250 वाला ऑटोमेटिक क्या होगा? अच्छा होगा, इस लिहाज से। बात हमारी कि नहीं? अब एक चीज समझने की है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखिए एक मैं समझाने के लिए नाम ले रहा हूं इमाम साहब, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा खरज मिन सबीलैन, जो अगली पिछली शर्मगाह से आदमी की नजासत निकले वो वजू को तोड़ देती है। ये जाब्ता है। तो ये मैंने आपको जाब्ता बताया कि पीई रेशियो कम हो, बुक वैल्यू ज्यादा हो। लेकिन मुझे ये बताइए, इमाम साहब जानते हो क्या कहते हैं? कि कभी कभी खिलाफ कयास भी कोई चीज हो जाती है, मसलन कोई कहा लगा दे नमाज के अंदर, तो ये कोई नजासत नहीं निकलती, लेकिन वजू टूट जाएगा। क्यों? खिलाफ कयास हदीस से साबित है तो हम मानते हैं।
कहकाश वजू टूटने का कोई दिमाग में कोई समझ में आता नहीं आता, लेकिन हदीस से साबित है तो मानते हैं। तो ऐसे यहाँ भी कभी कभी पी रेशियो तो कम होना बेहतर है, बुक वैल्यू ज्यादा होना बेहतर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा पी रेशियो ज्यादा भी हो तो भी कंपनी अच्छी हो सकती है। कैसे अच्छी हो सकती है? मसलन क्या होता है, जब कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही होती है तो ऑटोमेटिक जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। पी रेशियो का क्या होता है, यानी कंपनी महंगी हो जाती है, बात हमारी। लेकिन अगर बहुत धमाधम प्रॉफिट बना रही, कमाई अच्छी करे, तो पी रेशियो बहुत सारे नंबर हमारे हाथ में है। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो मतलब पी रेशियो को नजरअंदाज भी कर सकता है, लेकिन आमतौर से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता हुआ नजर आएगा। कभी कभी आप कहने लगे मुफ्ती साहब इसका पी रेशियो तो बहुत ज्यादा है, आप कह रहे थे पी का होना चाहिए, तो वहां पर भी अच्छी वो हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो बेहतरीन इस्तेमाल कर रही, प्रॉफिट पर प्रॉफिट बना रही है। कल भी कुछ चीजें आएंगी उसको आप देखेंगे, तो उससे पी रेशियो क्या ज्यादा हो ही जाता है। बस मैं, मुझे आप बताइए, मेरी दुकान बहुत ज्यादा चले तो मेरी दुकान के बाहर भीड़ लगे तो मैं क्या करूं अब? भाई, दुकान के सामने गंदगी ना हो, साफ सफाई ना हो, और साफ सफाई हो, माहौल खराब ना हो, सब कुछ ये अच्छी बात है। लेकिन जब मेरी बिक्री इतनी ज्यादा हो रही कि इतनी ज्यादा गंदगी बाहर मचा रखी, तो वो कंपनी इतनी चल ही रही कि ऑटोमेटिक पी बढ़ जाता है। वो करेंगे तो क्या करें, पास हमारी क्यों है? तो ऐसे मौके पर थोड़ा और रिस्की हो जाता है, लेकिन वो कंपनी खराब नहीं हो जाती। तब लोग इंतजार करते हैं, तभी माहिर इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि इसका पी नीचे आने दो, थोड़ा सस्ती होने दो कंपनी को, अब ये गिरेगी और नीचे आएगी, फिर ये होगा वो होगा, एक एक वक्त तक भी ये साइडवेज में चली जाएगी, रुकी रहेगी वगैरह वगैरह। तो कभी ऐसा भी होगा। अच्छा, कभी कभी बुक वैल्यू, मैंने क्या कहा, ज्यादा हो तो अच्छा, कम भी होगा तो भी अच्छा माना जाएगा। क्यों? देखिए, मिसाल के तौर पर क्या हुआ, एक इसका 300 है और इसका भी 300 शेयर है, इसका बुक वैल्यू, इसको 50 है, इसका बुक वैल्यू 250 है। तो इसका देखा जाए तो कम है बुक वैल्यू, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये अच्छी हो सकती है। क्यों? ये कंपनी अगर बेहतरीन प्रॉफिट कमा रही तो हम ये कहेंगे भले से इसका 150 रुपया कर्जा में या दीगर चीजों में निकल जा रहा है, लेकिन ये उसका अच्छा इस्तेमाल कर रही, प्रॉफिट कमा रही, तो कंपनी तरक्की कर रही, बुक वैल्यू का आप नजरअंदाज कर सकते हैं। ये चीज भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप रट्टू तोता नहीं बनेंगे, बल्कि चीजों को समझ कर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया पी बुक वैल्यू हो गया। इसी तरीके से एक और इस्तेलाह पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पी बी रेशियो। क्या बोलते हैं? पी बी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ा कि 1 रुपये के मुस्तहिक होने के लिए कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, इसको कहते हैं पीई रेशियो। और अब मतलब होगा कि 1 रुपये के बुक वैल्यू का मुस्तहिक, मेरी आदत है पहले मैं जामे और माने तारीफ कर देता हूँ। अल कलिमतु लफ्जुन वुज़िया लिमाना मुफरदिन, फिर इसकी तशरीह करना। तो जो लोग समझते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लिख नहीं सकते, वो लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते। देखिए कितना मैंने सिंपल, 1 रुपये के 1 रुपये का मुस्तहिक होने के लिए, सॉरी, 1 रुपये की कमाई के लिए कितना दे रहे हैं, पी रेशियो। और 1 रुपये के बुक वैल्यू को हासिल करने के लिए कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पी बी रेशियो। अब इसकी तशरीह करो, आप लिखना चाहते हो नहीं नहीं लिख सकते इस जुमले को, लोग हम पे ही डाल देते हैं कि आप ही लिख करके डाल दीजिए। भाई, इसको आप लिख सकते हैं, मैंने कितना सिंपल जुमला बोला। 1 रुपये के बुक वैल्यू को हासिल करने के लिए कितना रुपया देना पड़ा, इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। कितना सिंपल है, लिख सकते हैं, आप समझ लीजिए नीचे को। सब चीज हमारे ही लिखने की नहीं है, फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, मैं क्या कह रहा था, अब देखिए, मसलन कंपनी का बुक वैल्यू 100 है और इसका बुक वैल्यू भी 100 है, तो मुझे बताइए कौन सी कंपनी अच्छी होगी बुक वैल्यू के हिसाब से? तो मैंने देखा इसका पीवी रेशियो 5 आ रहा है और इसका पीवी रेशियो 10 आ रहा है, यानी इसके 1 रुपये के बुक वैल्यू को मुस्तहिक होने के लिए ये क्या है, 5 रुपया देना पड़ रहा है, और इसके 1 रुपये के बुक वैल्यू देने के लिए 10 रुपया देना पड़ रहा है। वो है कि इसमें 5 खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। तो इस तरीके से पीवी रेशियो भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और इस्तेलाह पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ईपीएस। क्या बोलेंगे? ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। क्या बोलेंगे? अर्निंग पर शेयर। देखिए, कंपनी जितनी कमाई करे, तमाम खर्चा और दीगर मसरूफियात, जिम्मेदारियां सब निकालने के बाद में 1 साल के अंदर एक शेयर के ऊपर कितना रुपया कमाया कंपनी ने, फाइनली नतीजा क्या निकला कमाई का, उसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये लुब्बे लुबाब होता है आखिर में जाकर के ईपीएस। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज समझिए, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नंबरात जोड़ करके घबरा रहे होंगे। देखिए, आपको आम खाने की गुठली नहीं गिन रही है। देखिए, आप अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए उसमें एक हदीस है, 3 टाइप के लोग हो गए। बहुत से मुहद्दिसीन टाइप के लोग पैदा हुए जिन्होंने हदीसों को जमा कर लिया। अब हदीसों को जमा करने में वो मतलब वो फिक़ह के अंदर उनको इतनी महारत नहीं, मसाइल को मुस्तंबत करने में इतने माहिर नहीं थे, लेकिन हदीसों को जमा करने में, यानी सनदों को याद करने में, रट करके उसको महफूज करने में वो अपने में माहिर थे। बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए जो फकीह बने। फकीह का मतलब होता है कि मसाइल, एक एक दलील के अंदर घुस घुस करके मसाइल को कुरान से निकालना, ये एक बड़ा काम होता है। ऐसे यहाँ पर 2 टाइप के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो पूरा अंदर का सिस्टम समझेंगे कि इस पर पी का मतलब ये होता है, पूरा हिसाब किताब समझ के समझेंगे, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। और दूसरे वो लोग होंगे जो
मुहद्दिसीन के तरीके से नंबरात को मतलब रट लेंगे कि इतना हो या इतना हो या इतना हो इतना, तो भी आसानी। आपको कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाकर के आपको जोड़ा जुड़ाया आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अगर कोई अंदर की गुफ्तगू नहीं भी समझ पा रहा, तो वो नंबरात भी अगर मेरे याद रखता है जो मैंने बताए हैं, तो भी उसके इस्तेमाल के लिए काफी होगा। क्योंकि हमें वहां कैलकुलेटर लेकर के जोड़ना नहीं है, बल्कि सब लिखा लिखाया मिलता है। आप बस नंबर याद रखिए कि इतना नंबर हो तो अच्छा होता है, इतना नंबर हो तो खराब होता है। तो इंशाल्लाह आप इस्तेफादा कर लेंगे। चलिए अब करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। अभी हम देखेंगे कहाँ, तो इसका देखने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप किसी भी बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां भी किसी भी शेयर को सर्च करेंगे, तो हर शेयर की वहां पर मुकम्मल डिटेल अपडेट की जाती है, वहां पर आप देख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि, लेकिन मैं भी नहीं देखता हूँ वहां पर। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या बोलते हैं, कंपनी के खुद शेयर का नाम सर्च करेंगे, उसकी डिटेल निकालेंगे, तो आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह पर। और तीसरा कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, उस पर भी मिल जाएगा। वो सब लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, परेशान होते हैं, ये वो इंग्लिश नहीं आ रही। तीसरा सिंपल सा तरीका है कि जो आप जो भी ऐप इस्तेमाल करेंगे, उस ऐप के अंदर ये बेसिक और जरूरी और बुनियादी जानकारियां जो है खुद ऐप वाले अपडेट कर देते हैं। लिहाजा आप अपने अपने ऐप के अंदर क्या तलाश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपडेट के अंदर थोड़ी सी ताखीर भी हो सकती है, याद रखिएगा इनसे। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ अब, किसी भी शेयर को मैं लेता हूँ ऊपर, और जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, ज्यादा लंबा काम नहीं बाकी बचा है। सिंपल से फंडामेंटल एनालिसिस आपको चल रहा है, तो फंडामेंटल के आप पीछे जाएंगे, यहाँ पर फंडामेंटल पे क्लिक किया है मैंने। अब यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करेंगे नीचे, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये तो कल मैंने बताया, पी रेशियो इसका 13 है, यानी 1 रुपया इसका कमाने के लिए 13 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। ये इसका डिविडेंड का हिस्सा है कि कितने परसेंट ये इनाम दिया करती है, वो है। बुक वैल्यू इसका कितना है, 149। कितना है, 149। यानी अगर ये शेयर 500 रुपये का भी कल को ये कंपनी बंद हो जाए, तो आपके पास अगर एक शेयर होगा, तो आपको सिर्फ 149 रुपये मिलेगा। बाकी जो 521 में से जो दीगर पैसे हैं, वो इसकी दीगर वाजिबुल अदा जिम्मेदारियों में निकल जाएंगे, यानी कर्जा होगा, खर्चा होगा, वगैरह वगैरह, जो भी एक दूसरे की अदायगी होगी, वो सब में निकल जाएगा। फेस वैल्यू ये इसकी है। प्राइस टू बुक रेशियो, ये समझ लीजिए कि प्राइस टू बुक रेशियो ये बहुत कम है, इसका तकरीबन 3 है। तकरीबन 3 3.5 के आसपास है। बात हमारी नहीं, ये भी अच्छा एक माना जाता है। बात हमारी नहीं, समझ क्यों, इसलिए कि ये समझ सकते हैं आप कि तकरीबन तकरीबन ये गोया कि यह कीमत जो है ना, बुक वैल्यू से अपने तकरीबन 3 से 4 गुना पर बढ़ी हुई। 3 से 4 गुना पर बढ़ी हुई, यानी वही चीज है कि इसी बुक वैल्यू को समझने के लिए नंबर हम लोग क्या है, देखते हैं। और आरओईसी और आरओई अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाकर के, तो ये नंबर भी इसका ठीक ठाक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, करेंगे। और नीचे के सिमत में जाएंगे, और जो दीगर चीजें आ रही हैं वो इंशाल्लाह कल, ये तो ऊपर का मैंने क्लियर करा दी, ये दीगर चीजें इंशाल्लाह कल वाले सबक के अंदर हो जाएंगी। और जब ये हो जाएंगी, तो आप एक तरीके से एक अच्छी बीवी अपने लिए तलाश कर सकते हैं कि हमारी बीवी किन खसूसियात की हामिल होनी चाहिए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक के मुताल्लिक सवाल है वो कर लें।